एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये अभी रात का टाइम है, 11 बज रहा है, लेकिन गुड मॉर्निंग इसलिए कि वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगी। और बोर्ड हमने पीछे शिफ्ट कर दिया क्योंकि वहां जब मैंने टेबल के बगल में बोर्ड रखा था तो वहां पे बुक्स वगैरह भी रखी है। तो आप लोग वीडियो में नोटिस कर पाए होंगे कि मुझे लिखने में दिक्कत हो रही थी, पूरा स्पेस बोर्ड का नहीं मिल पा रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको पीछे यहाँ पे होल्ड कर दिया है और मुझे लगता है ये ज्यादा सही जगह है। यहाँ पे हम बैठ के बेड पे जितनी प्रैक्टिस करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, या फिर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो कुछ टाइम के लिए मुझे अगर यहाँ लिखना पड़े तो मैं लिख सकती हूँ आराम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं स्टिकी नोट्स। आज की वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और स्टिकी नोट्स हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम बोर्ड देख रहे हैं आप लोग पीछे, अगर बोर्ड पे भी कुछ चीजें लिख देते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए रहेंगी। तो स्टिकी नोट्स पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है मुझे, वो लिख के मैं चिपका देती हूँ ताकि वो काफी लंबे टाइम के लिए रहेगा मेरे पास, और जब भी उस पर मेरी नजर जाएगी तो वो चीजें रिकॉल होती रहेंगी। दूसरी चीज, मुझे अपना नोट्स प्रिपेयर करना है। तीसरी चीज, कल की वीडियो में जो एक मिस्टेक हुई थी वो मिस्टेक नहीं करना है। कल की वीडियो में मैंने ये गलती कर दिया था कि इंट्रो शुरू में ही दे दिया था एनसीईआरटी का, लेकिन उस पर बात नहीं की है पूरे वीडियो में। जब से मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इंट्रो में जो चीजें बोली उस पर मैंने पूरी वीडियो में बात नहीं की। तो चलिए आज एनसीईआरटी पे भी बात करेंगे। एनसीईआरटी किसके लिए मस्ट है, किसको पढ़ना चाहिए, किसको नहीं पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे नोट्स का काम हो चुका है, तो अभी हमारे सोने का टाइम हो चुका है, चलते हैं हम सोते हैं। और हमारे संविधान निर्माण वाले में 5 क्लास था, तो 2 क्लास हमने पहले कंप्लीट किया था और 3 क्लास बची हुई थी, तो वो 3 क्लास मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो अब टाइम मेरे पास नहीं बचा है, मैं चलती हूँ, सोती हूँ और मॉर्निंग में आप लोगों से मिलूंगी अपने अगले दिन के साथ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमारे अगले दिन की शुरुआत हो गई है। अभी लाइट नहीं थी, अभी हम अपना सुबह का जितना काम था सारा निपटा लिया है, नहा लिया है, आके भगवान के सामने मत्था टेक के अपने दिन की शुरुआत कर लेते हैं। और बीच बीच में लाइट जाती रहती है, तो अगर आप लोग कहीं भी रहते हैं, अगर इन्वर्टर है तो आप लोग बहुत लकी हैं। मेरे यहाँ इन्वर्टर की सुविधा नहीं है, बाकी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन्वर्टर नहीं है। तो खास करके जब लाइट चली जाती है और आप स्टडी कर रहे होते हो, वो कंटिन्यूटी जब ब्रेक होती है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज तो इतना करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतनी सुख सुविधाएं नहीं है तो जितना मिला है उसी के लिए भगवान के सामने थैंकफुल हूँ मैं कि इतनी सुविधाएं मुझे मिली। तो पूजा करने के बाद हमने 1 कप कॉफ़ी बना लिया और अभी हम चलते हैं अपना जो भी, क्योंकि रात में हमारे नोट्स बनाते बनाते काफ़ी लेट हो गया था। 3 क्लास चली थी और 3 क्लास कंप्लीट करने में मुझे 5 घंटे लग गए थे। तो आप काउंट कर लेना 11 बजे से कितने बजे तक मैंने स्टडी किया था। और अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं, तो हमारे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। और मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत कम होता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एनसीईआरटी को पढ़ते हुए। एनसीईआरटी को पढ़ते टाइम मैं वीडियोस नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे फ़ोन से समझ नहीं होती, क्योंकि पूरी एनसीईआरटी अब मैं नहीं पढ़ती हूँ। अपने ज़रूरत के लिए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं फोकस करती हूँ इसमें। तो अभी मैंने ऑनलाइन क्लास थी वो ले लिया। करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद एक क्लास मैंने 2x पे करके देख लिया था तंतु वाले चैप्टर का, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा था। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें टॉपिक। क्योंकि अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह आपको फ्री में मिल रही है तो लेने में कोई बुराई नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि जो लोग एक्सपीरियंस वाले हैं, जो लोग हमें फ्री में सजेस्ट कर रहे हैं, तो मैं सजेशन ले लेती हूँ। और यूट्यूब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यूट्यूब मेरी लाइफ में एक नया प्लेटफॉर्म दिया मुझे कि मैं यहाँ से अपनी बातें भी आप लोगों तक पहुँचा पाती हूँ, और बहुत सारे लोगों की बातें मैं फ्री में सुन पाती हूँ जिनके तक मेरी कभी जीवन में पहुँच नहीं होती, उनसे मैं पढ़ पाती हूँ। तो बहुत थैंकफुल हूँ यूट्यूब का। तो अभी मैं वहीं से देख के अपने चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगे, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे, उसको मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिया, कुछ शॉर्ट नोट्स भी बना लिया। उसके बाद जो अभी करंट अफेयर्स की क्लास हमने खत्म की थी, उससे रिलेटेड जो भी हमने नोट्स बनाए थे उसका एक बार जस्ट क्विकली रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद आगे हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और मॉर्निंग वाले काम में क्या होता है कि जब रात में हम अपनी क्लास खत्म करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रहती है रिवीजन करने के लिए, और कुछ ऐसे हमें शॉर्ट नोट्स, कुछ हाईलाइट करने के लिए पॉइंट्स, तो वो सारे काम सबसे पहले मैं निपटाती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी हमें क्यों पढ़नी चाहिए। तो मैं ये मानती हूँ, जैसे मेरा साइंस वीक है तो मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ उसमें छोटे छोटे शब्द होते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। वही अगर हमें एक स्टैंडर्ड क्लासेस चल रही है जहाँ पे कि हमें एक एग्जाम को फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, वो भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम को फोकस करके पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ पे हमारी उस बेसिक को क्लियर नहीं किया जाएगा। अगर हम कुछ पूछते भी हैं तो टीचर को ये लगेगा कि क्योंकि आप वहाँ अकेले नहीं हैं, वहाँ पे दिन भर में हजारों बच्चे
क्लास कर रहे हैं। तो पहली चीज तो मैं ऑनलाइन बैच परचेज की हूँ, तो वहाँ पे ये सुविधा मुझे नहीं मिलती है। अगर आप ऑफलाइन बैच भी परचेज करते हैं, आपका बेसिक अगर वीक है, तो आप अगर बेसिक पूछेंगे तो टीचर को ये लगेगा कि हमारा पढ़ाना सब कुछ बेकार है, क्योंकि बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। भले टीचर आपको कहते हैं कि आप जो चाहो पूछ सकते हो, लेकिन वो आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बेसिक आपका क्लियर होगा। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि जो साइंस साइड के बच्चे हैं, मानविकीय सब्जेक्ट उनके थोड़े से वीक होते हैं, तो एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अगर आप आर्ट साइड के बच्चे हैं, साइंस आपका वीक है, तो आप एक बार साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। तो ये है क्लास 6 की एनसीईआरटी, जिससे मैंने आज 3 चैप्टर कंप्लीट किया है। तो ऐसे करके, और ऐसा नहीं कि इसको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, इसको बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन एक रवि सर हैं, आप उनको सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि एनसीईआरटी आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं बहुत जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको फॉलो करती हूँ और उनके गाइडेंस पे मैं काम करती हूँ, क्योंकि टेट सीटेट के लिए भी मैंने कभी कोचिंग नहीं किया। मैं ऐसे एक्सपर्ट जो थे या जो बच्चे क्वालिफाई हुए थे, उनके इंटरव्यू देख देख के बहुत सारी चीज़ें मैं सीखती हूँ कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मेहनत तो कर रहे होते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे होते हैं। तो मैं कहूँगी एनसीईआरटी सबके लिए मस्ट है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग भी है, तो एक बार क्विकली रिवीजन करने में कुछ नहीं चला जाएगा आपका। आप चाहेंगे, अगर आपका बेसिक अच्छे से कंप्लीट है, तो आप 5 से 6 घंटे एक एनसीईआरटी को दे देंगे, आपकी कंप्लीट हो जाएगी एक बुक। और उसमें जस्ट आपको जो लगेगा कि हाईलाइटर से हाईलाइट करने, आप उसको हाईलाइट करके साइड में रख दीजिए। और अभी आपका चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा है, एनसीईआरटी को ज्यादा फोकस कर रहा है, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पीएससी हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो जहां जीएस पूछा जाता है, वो ज्यादातर एनसीईआरटी को फोकस करता है। जब कोई कोर्ट में क्वेश्चन जाता है, विवाद भी होता है, तो वहां भी एनसीईआरटी को ही प्रेफरेंस दी जाती है। तो आप एनसीईआरटी को अगर अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि आप जीएस में काफी हद तक चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। और एनसीईआरटी आपको सब्जेक्ट को समझने की कैपेसिटी डेवलप करती है। अगर आप एनसीईआरटी को समझ गए, मतलब आप व्यवहारिकता में उस सब्जेक्ट को पढ़ लिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एनसीईआरटी पढ़ने से सब्जेक्ट के लिए जो आपका बेसिक स्ट्रांग होता है, जो शब्दों को समझने की क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हमने जस्ट अपने नोट्स का रिवीजन कर लिया, जो रात में हमने 3 क्लासेज कंप्लीट किए थे, और उससे रिलेटेड हमने स्टिकी नोट्स बना लिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे, क्योंकि इसके आगे वीडियो शूट करने का टाइम भी नहीं, और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ, क्योंकि मैं जब TRE 1 का पेपर हुआ था, मैं गई थी बिहार, तो मैं एक जगह स्टे की हुई थी, और वहाँ से मुझे शाम को कॉल आई कि उनके घर में कोई बच्चा था जो 15-16 साल का बच्चा है, और वो खो गया है, वो नहीं मिल रहा है, बहुत वो लोग ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। तो शाम को अंकल को कॉल आई कि बेटा ऐसे ऐसे घटना घट गई हम लोगों के यहाँ। तो मैंने पूछा कि FIR वगैरह आपने करवाया या नहीं। तो उन्होंने बताया कि हाँ FIR हमने करवा दिया है, लेकिन आप भी फोटो वगैरह, हमने बोला कि आप मुझे फोटो दे दीजिए, तो उन्होंने बोला हाँ ग्रुप में आप शेयर कर दो, और उन्होंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया कि आप नंबर भी शेयर कर देना, कि अगर किसी को भी वो बच्चा कहीं भी दिखता है तो वो लोग कॉन्टेक्ट कर ले। अरे कितना भी कम होगा तो 14-15 साल का बच्चा है, छोटा बहुत नहीं है। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि वहां पे स्कूल गया था या कोचिंग गया था, क्योंकि स्कूल तो शायद अब बंद हो चुकी है, शायद वो कोचिंग गया था बच्चा, और घर नहीं लौटा। तो घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और वो लोग ढूंढने का प्रयास किए। तो किसी ने उन लोगों को बताया कि उसको हमने रेलवे स्टेशन पे देखा था, टाइमिंग वगैरह जो भी उन लोगों ने बताया, तो उसके हिसाब से वो लोग ढूंढ रहे हैं, जहां जहां वहां से ट्रेनें निकलती हैं वहां के लिए। तो उन लोगों का कहना है कि हो सकता है कि इलाहाबाद साइड में अगर बच्चा गया हो, तो आप कहीं देखना तो बताना। तो मेरा तो बाहर आना जाना उतना होता नहीं है, तो मैंने बोला अंकल को कि आप फोटो दे दीजिए मुझे और एक नंबर दे दीजिए, मैं सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगी। मुझे काफी दूर से भी लोग देखते हैं, कुछ लोग बिहार के भी देखते हैं, कुछ लोग इलाहाबाद के भी देखते हैं, कुछ बाहर से भी लोग हमें देखते हैं। तो मैं फोटो शेयर कर दूंगी, हो सकता है किसी को अगर बच्चा नजर आता है तो वो लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेंगे। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि वो बच्चा अपने परिवार को मिल जाए। समझ सकते हैं कि एक बच्चा जब घर से गुम होता है, परिवार के ऊपर क्या बीतती है। वो लोग कल से परेशान हैं, मुगल सराय तक आए थे वो लोग ढूंढने के लिए, फिर यहाँ से कोई बताया कि आप गया में देख लो, तो वो लोग गया गए हुए हैं देखने के लिए। मतलब जहां जितना उन लोगों से बन पड़ रहा है उतनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे माइनस पॉइंट इसमें यह है कि उस बच्चे के पास फोन भी नहीं है कि वो लोग उससे कांटेक्ट कर पाए। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि वो बच्चा गया कहाँ, क्योंकि कोई क्लू नहीं मिल रहा है। पुलिस भी अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं की है। कल का FIR लिखवाया गया है, अभी तक पुलिस का कोई जवाब नहीं आया। तो प्लीज आप लोग कोशिश करिएगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल जाए। और बहुत पुण्य का काम होगा अगर
आप में से कोई भी कहीं देखता है और उसके पेरेंट्स को कॉल करके प्लीज बता देना आप लोग। तो ये वीडियो इतना शेयर करिए कि उस बच्चे के मिलने के चांसेस बढ़ जाए और वो बच्चा अपने परिवार को मिल जाए। और फ्रेंड्स, इतनी गर्मी में पंखा बंद करके मुझे वीडियो बनानी पड़ती है या फिर वॉइस ओवर करना पड़ता है, तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की वीडियो को भले ही लाइक मत करना, चैनल को भले ही सब्सक्राइब मत करना अगर नए हो तो, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि वो बच्चा अपने परिवार को मिल जाए। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इसके जस्ट बाद मैं शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी। वीडियो को इतना शेयर करो कि वो बच्चा मिल जाए।